नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आंध्र प्रदेश में 2024 में हुए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 25 प्लस 14 डिवाइडेड बाई ओपन ब्रैकेट 5 माइनस 3। नाउ इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है और साथ ही साथ यहाँ पे हमें ब्रैकेट भी दी हुई है। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आएगा तब हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। क्या था हमारे पास बोर्डमास रूल, लिख लेते हैं उसे यहाँ पे। ब्रैकेट of division, multiplication, addition and then subtraction. Now according to Bodmas rule, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास यहाँ पे, ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो नाउ सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -25 प्लस 14। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, डिवाइड में क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट 5 माइनस 3 देन ओपन ब्रैकेट क्लोज। तब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 5 माइनस 3 2। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। नाउ अब इस पार्ट को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो मैं इसे ऐसे ही सॉल्व कर लूँ डायरेक्टली, या फिर इसको मैं ऐसे लिख लूँ, -25 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों ही पार्ट, दोनों तरीकों से करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन द 2, 2 7 द 14। तो हमारे पास आ गया -25 प्लस के 7। नाउ अब हम 7 में से 25 को सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, 25 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा हमारे पास, आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, आंसर आएगा यहाँ पे हमारे पास 18। अब जो हमारे पास आंसर 18 आया है, इसके आगे कौन सा साइन आएगा, तो साइन हमेशा वही आएगा जो हमेशा बड़े नंबर के आगे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास -18। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, -18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे हमारे पास, 22 माइनस 1/4 देन कर्ली ब्रैकेट -5 माइनस देन ओपन ब्रैकेट -48 ओपन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ओपन ब्रैकेट -16 ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है और एक से ज्यादा ब्रैकेट दी हुई है। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, बोर्डमास रूल यूज करेंगे। तो क्या होता है बोर्डमास रूल, यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की ब्रैकेट दी हुई है, उनको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली ब्रैकेट है यहाँ पे हमारे पास करली ब्रैकेट, और दूसरे नंबर पे होते हैं हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट जो यहाँ पे नहीं दी हुई है। फिर आती है हमारे पास सबसे लास्ट में ओपन ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस ओपन ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो ना क्वेश्चन को लिख लेते हैं दोबारा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 22 माइनस 1/4, फिर यहाँ पे हमारे पास आ गई करली ब्रैकेट, -5 माइनस, फिर अब ब्रैकेट लगी हुई है तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई, तो आ गया -48। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, -16 देन करली ब्रैकेट क्लोज। ना ये जो हमारे पास ब्रैकेट है ये डायरेक्टली ही कट जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 16 वन द 16, 16 सीधा कितने होते हैं, 48। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर आएगा उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 22 माइनस 1/4, फिर यहाँ पे देन करली ब्रैकेट -5 माइनस, ब्रैकेट में आ गया हमारे पास यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 3 के आगे कोई भी साइन नहीं है, जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता हमेशा वो किस चीज का होता है, प्लस का होता है। तो ना इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोबारा ब्रैकेट के अंदर। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, माइनस ब्रैकेट में 3, नाउ देन करली ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे। तो माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ पे माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस। तो ओपन ब्रैकेट सॉल्व होगी यहाँ पे हमारे पास। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 22 माइनस 1/4 देन करली ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा हमारे पास -5 -3, नाउ देन करली ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है हमारे पास, करली ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो करली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो नंबर है और दोनों के आगे किस चीज का साइन लगा हुआ, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस होते हैं, बट साइन हमेशा किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो इसको लिख लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, क्या आएगा, 22 माइनस 1/4 देन करली ब्रैकेट माइनस के
8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -8 ना। अब इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 22 -1/4। तो इसको मैं यहीं पे कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 देन करली ब्रैकेट -2 ना देन करली ब्रैकेट क्लोज। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा इज इक्वल टू 22 माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस के 2। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट स्टेप बचा है जिसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड। तो यहाँ पे आ गया 22 + 2 इज इक्वल टू 24। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, a TV was bought at a price of rupees 21,000. After 1 year, the value of the TV was depreciated by 5%. Find the value of the TV after 1 year. एक टीवी 21,000 रुपए की कीमत पर खरीदा गया था। एक वर्ष बाद टीवी के मूल्य में 5% की कमी आई। एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 21,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया कि जो इसकी टीवी की वैल्यू वो एक साल में कितनी डेप्रिशिएट होगी 5%। तो डेप्रिशिएशन कितना हो रहा है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। डेप्रिशिएशन आ गया हमारे पास 5%। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो निकाल लेते हैं। तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर क्या आ जाएगी, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना टीवी का 21,000। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस में हम क्या करेंगे 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 21,000 माइनस करेंगे 5%। परसेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/100। तो आ जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 21,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो आ गया हमारे पास 21,000 माइनस 210 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 0 द 0 5 1 द 5 5 2 द 10। तो आ गया हमारे पास 1050। 21,000 में से हम 1050 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 19,950 है। तो एक साल के बाद जो टीवी का प्राइस होगा वो कितना होगा हमारे पास 19,950। और ये प्राइस कब है, जब उसकी वैल्यू कितनी होगी 5% क्या होगी डेप्रिशिएट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. किसी प्रयोगशाला में किसी प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी। यदि शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात की। तो इस क्वेश्चन में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस R/100 ब्रैकेट 1 और यहाँ पे पावर क्या आएगी हमारे पास n। ए है यहाँ पे हमारे पास अमाउंट, पी यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल और आर है यहाँ पे हमारे पास रेट और एन है यहाँ पे हमारे पास टाइम ना। तो यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया हो वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख ले कि हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज करना है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, तो प्रिंसिपल है हमारे पास इज इक्वल टू 5,06,000 ना। ये हमारे पास क्या है काउंट ऑफ बैक्टीरिया और टाइम कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे, टाइम यहाँ पे हमारे पास 2 आवर। तो टाइम आ गया हमारे पास 2 आवर और यहाँ पे रेट कितना हमारे पास, रेट है हमारे पास 2.5% पर आवर ना। तो अब हमने इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट इज इक्वल टू, तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास 5,06,000 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आर कितना हमारे पास रेट 2.5%। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 पावर एन और एन कितना है यहाँ पे हमारे पास
एन है यहाँ पे हमारे पास टाइम, तो यहाँ पे मैं टी की जगह एन भी लिख देता हूँ, टी स्लैश एन। तो एन कितना आ गया हमारे पास 2 आर, तो यहाँ पे एन की वैल्यू को हम लिख देंगे यहाँ पे 2। ना अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 506000 ब्रैकेट में 1 प्लस 2.5 है, डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10, और 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000, तो आ गया 25/1000 की पावर 2। तो 25/25, 25 फॉर द 100, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 40। नाउ आगे फर्दर सोल्व करते हैं इसे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा हमारे पास 5,06,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 तो इसका मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 40 ही एलसीएम आएगा। तो आ गया हमारे पास नेक्स्ट टर्म में 5,06,000 ब्रैकेट में कितना आएगा, एलसीएम आ गया हमारे पास 40, 40 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 40, और 40 1 द 40, तो यहाँ पे आ गया 40। ना 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में कितना आएगा 1, 1 को हम क्या करेंगे इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास प्लस में 1 ना। तो 40 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 41, तो इसे नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, 5,06,000 मल्टीप्लाई 41/40 की पावर 2 है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम ऐसे लिख सकता हूँ 41/40 मल्टीप्लाई 41/40। नाउ अब इसको हमने यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से भी ये वाली जीरो कैंसिल होगी। नाउ अब हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो मैं इसे 4 से कैंसिल करता हूँ, 4 1 द 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 1 द 4, और 10 बचा, 4 2 द 8, फिर हमारे पास कितना आएगा 26 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 4 6 द 24। नाउ यहाँ पे हमारे पास बचा 2 और साथ में आ गई एक जीरो, तो 4 5 द 20। नाउ तो ये आ गया हमारे पास आंसर। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1265 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41। ऐसा करता हूँ मैं 4 के साथ इसको भी कैंसिल आउट कर देता हूँ, डेसिमल में ले आता हूँ, तो 4 1 द 4, यहाँ पे कितना आएगा 4 3 द 12, फिर 65 बचा यहाँ पे मेरे पास, पर पहले 6 आएगा मेरे पास, तो 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो 4 1 द 4। अब 6 - 4 कितनी होती है 2, तो यहाँ पे 25 हो गया, 4 6 द 24। अभी कितना बचा हमारे पास 1, जो कि 4 से छोटा, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल, फिर 4 2 द 8, देन 4 5 द 20, तो हमारे पास फाइनली बचा हमारे पास 316.25 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41। तो इन सभी को हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 531616 डेसिमल 2525। तो ये आ गया हमारे पास 2 आर के बाद बैक्टीरिया काउंट। तो हमें यहाँ पे शुरुआत में बताया था कि जो बैक्टीरिया काउंट है वो कितना है 5,06,000, तो बोला कि 2 घंटे के एंड में हमारे पास बैक्टीरिया काउंट कितना होगा 2.5% रेट के हिसाब से, तो ये आ गया हमारे पास 5,31,616.25। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, बट अभी यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल है इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन जो है सही आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैमिली pays rupees 1,000 for electricity on an average in those months in which it does not use a water heater. In the month in which it use a water heater, the average electricity bill is rupees 1,240. The cost of using the water heater is 8 rupees per hour. Find the average number of hours the water heater is used in a day. एक परिवार उन महीनों में बिजली के लिए औसतन बिल 1,000 रुपये का भुगतान करता है जिनमें वह वाटर हीटर का उपयोग नहीं करता। जिन महीनों में वह वाटर हीटर का उपयोग करता है उनमें औसत बिजली बिल लगभग 1,240 रुपये है। वाटर हीटर का उपयोग करने की लागत 8 रुपये प्रति घंटा है। एक दिन में वाटर हीटर का उपयोग किए जाने वाले औसत घंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें दो तरीके से वीडियो है, एक हमें दिया हुआ है कि जब वो वाटर हीटर यूज नहीं करते,
तब हमारे पास जो बिल आ रहा है वो कितना आ रहा है 1000 रुपीज। और जिन मंथ में वो वाटर हीटर यूज कर रहे हैं उन मंथ में जो बिल आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास 1240। और हमें यहाँ पे ये बताया कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ वाटर हीटर जो आ रही है हीट करने की उसकी, तो वो क्या है 8 रुपीज पर आवर। अगर हम 1 घंटा चलाएं तो 8 रुपये, अगर 2 घंटे चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 रुपीज ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक्स्ट्रा चेंज जो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल में वो निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो चेंज है, तो चेंज इन बिल लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, चेंज इन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास जो कि वाटर हीटर को यूज करके जो बिल आया हमारे पास वो, और जो विदाउट वाटर हीटर आ रहा है वो। तो ये आ गया हमारे पास 1240 माइनस करेंगे हम 1000, तो आ गया हमारे पास 240 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा बिल आ रहा है हमारे पास, कब, जब हम वाटर हीटर को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आवर दी हुई है कितनी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आवर, तो वो कितनी दी है हमें 8 रुपीज, कितनी दी है 8 रुपीज। तो यहाँ से हम क्या करेंगे टोटल आर निकाल लेते हैं जिसमें वाटर हीटर को यूज कर रहे हैं। तो टोटल आर कितने आ जाएंगे हमारे पास, टोटल आर जब हम वाटर हीटर को यूज करें, तो वाटर को मैं यहाँ पे H2O से लिख रहा हूँ, वाटर हीटर इज यूज, क्या आएगा हमारे पास इज इक्वल टू टोटल एक्स्ट्रा बिल कितना है हमारे पास 240 रुपीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आवर कितनी है हमारे पास, तो ये आ गई हमारे पास 8 रुपीज, तो 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30, तो हमारे पास आ गया 30 आवर। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो कितना टाइम चला 30 आवर चला। बट हमने यहाँ पे क्या करना है एवरेज आवर फाइंड करने हैं। अब हो सकता है किसी दिन वो 2 घंटे चला हो, किसी दिन चला ही ना हो, किसी दिन 3 घंटे चला हो, तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है एवरेज आवर निकालना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम नंबर ऑफ आवर वाटर हीटर वाटर हीटर यूज इन अ डे, यूज इन अ डे ना। अब देखो जो हमारे पास वाटर हीटर है वो कितने घंटे चला 30 घंटे। तो हमारे पास एक मंथ में कितने डेज होंगे हमारे पास 30 डेज। तो यहाँ पे 30 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाय 30, तो हमारे पास कितना आ गया 1 आवर। तो जो हमारे पास वाटर हीटर है वो एवरेज नंबर ऑफ आवर कितना चला होगा एक दिन में 1 आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, during a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? एक सेल के दौरान एक दुकान ने सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की। एक ग्राहक को 1450 रुपए की कीमत वाली एक जींस की जोड़ी और 850 रुपए की कीमत वाली दो शर्ट के लिए कितना भुगतान करना होगा वो हमने फाइंड करना है ना। तो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है पहले हम उससे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है किसका, जीन का एंड शर्ट का, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम मार्क प्राइस ऑफ जीन इज इक्वल टू कितना 1450 रुपीज ना। और यहाँ पे हमें शर्ट का भी मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो एक शर्ट का कितना मार्क प्राइस है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क प्राइस ऑफ शर्ट, एक शर्ट का कितना हमारे पास 850, तो टू शर्ट का कितना आएगा 2 × 850 इज इक्वल टू तो आएगा हमारे पास 1700 रुपीज ना। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे टोटल मार्क प्राइस निकाल लेते हैं जीन एंड शर्ट का। तो टोटल लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1450 प्लस
1700 इज इक्वल टू ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास 3150 रुपीज। तो आगे हमारे पास टोटल मार्क प्राइस। नाउ अब हमें यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट कितना दिया हमें यहाँ पे 10%। तो लिख लेते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। नाउ अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। जब उसको 10% डिस्काउंट दिया तो उसके बाद उसने कितने रुपए वहां पे पे किए होंगे वो हमने रुपीज फाइंड करने हैं। तो ना तो सेलिंग प्राइस निकालना हमने, जब हमें यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 - डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो दिया हुआ हमें कितना है 10%, तो याद आएगा हमारे पास 10/100। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम डिस्काउंट परसेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, मार्क प्राइस कितना हमारे पास यहाँ पे टोटल मार्क प्राइस, तो आ गया 3150 मल्टीप्लाई 1 - ब्रैकेट में डिस्काउंट कितना दिया हमें 10%, तो आ जाएगा 10/100। नाउ ये कट जाएगा, जीरो से जीरो तो 10 है यहाँ पे हमारे पास। नाउ फर्दर सोल्व करेंगे इसे, तो आ गया 3150 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 10, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा क्या आएगा 1। तो 10 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में कितना आएगा हमारे पास 10, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ गया 10। नाउ नेक्स्ट माइनस, और 10 को 10 के साथ ही डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में कितना आएगा 1, और 1 को हम इसी के ही न्यूमिनेटर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा फिर हमारे पास 1 और ब्रैकेट में, तो आगे हमारे पास 3150 माइनस में आएगा हमारे पास 9/10, सॉरी मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो 10 - 1 9 हो गया, तो 9/10 आ गया। नाउ जीरो से जीरो कैंसिल, अब 315 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2835 रुपीज। तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2835 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speeds remain same, how far can it travel in 5 hours? एक भरा हुआ ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि गति वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एक तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया और यहाँ पे और दूसरा टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे हम इसे एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, डिस्टेंस, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है टाइम, और टाइम हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है, तो हम टाइम को चेंज करके मिनट में लिखेंगे ना। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमें पहले यहाँ पे, तो डिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, 25 मिनट में। और नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ एक्स, और कितने टाइम में वो कवर कर रहा है उसे 5 आवर में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 5 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे 5 6 30, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 300 मिनट ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स यहाँ पे क्या है हमारे पास डिस्टेंस ना। तो इसे सोल्व करके लिख लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, इसे हम बोलेंगे x1, इसे हम बोलेंगे x2, और इसे हम बोलेंगे y1, और इसे हम बोलेंगे y2। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं, इंप्लाइज x1 हमारे पास 14/x2 हमारे पास कितने x इज इक्वल टू y1 है हमारे पास 25/y2 हमारे पास 300। नाउ कैंसिल आउट करेंगे 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 0, फिर 5 से 5 1 द 5, 5 12 द 60। नाउ अब x को हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को हम 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 12 × 14 इज इक्वल टू x। नाउ 12 और 14 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 दे कितने होते हैं 48, तो यहाँ पे आ गया 8, 4 आ गया कैरी, 12 1 द 12 प्लस 4 कितने हो गए 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 168।
तो यहाँ पे जो x हमारे पास 168 है और यहाँ पे x हमारे पास क्या है डिस्टेंस। तो 5 घंटे में वो ट्रक कितनी दूरी तक जाएगा 168 किलोमीटर तक। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question. X is traveling on his cycle and has calculated to reach point A at 2 pm. If he traveled at 10 km per hour, he will reach there at 12 noon. If he travel at 15 km per hour, at what speed must he travel to reach पॉइंट ए एट 1 pm। एक्स अपनी साइकिल से यात्रा कर रहा है और उसने गणना की कि यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो वह दोपहर 2 बजे बिंदु ए पर पहुंच जाएगा। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो वह दोपहर 12 बजे वहां पहुंच जाएगा। दोपहर 1 बजे ए बिंदु पर पहुंचने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए, ये हमने पता करना है ना। तो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं और जो नहीं दिया हुआ उसे हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो पहले मान लेते हैं लेट, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस बी इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमने यहाँ पे कितना मान लिया एक्स किलोमीटर। नाउ अब यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि अगर उसे 2 बजे पहुँचना है तो उसे किस स्पीड से चलना चाहिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मीन्स तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो टाइम आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो T1 लिख लेता हूँ मैं इसको। T1 इज इक्वल टू टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस कितना मान लिया x किलोमीटर और स्पीड हमें यहाँ पे दी हुई है कि अगर हमें पॉइंट ए पे 2 बजे पहुँचना है तो किस स्पीड से चलेंगे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिवाइडेड क्या आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास x/10 आर। नाउ तो ऐसे हम क्या करेंगे, अब बोला कि अगर उसे 12 बजे पहुंचना है तो वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। तो हम इसके हिसाब से क्या निकालेंगे यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। नाउ तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, T2 इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम रहेगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास x किलोमीटर और स्पीड कितनी है हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर। तो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x/15 आर। ना ये आ गई हमारे पास T2 की वैल्यू। ना अब हमें यहाँ पे चेंज इन टाइम दिया हुआ है कि कितना टाइम यहाँ पे वेरी कर रहा है। अब बोला कि अगर हम चलते 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो हम 2 बजे पहुँच जाते। अगर हम स्पीड बढ़ा दें 15 किलोमीटर पर आवर कर दें तो हम कितने बजे पहुँचेंगे 12 बजे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम का 2 आवर का आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास T1 की वैल्यू बड़ी है और T2 की वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 आवर। यही हमारे पास चेंज इन टाइम आया, 2 घंटे का गैप आ रहा है। अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें तो 2 बजे पहुंचेंगे और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो हम पहुंचेंगे 12 बजे। ना तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट T1 हमारे पास x/10 आर। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे आर कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। नाउ तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे आर को। तो यहाँ पे हमने क्या किया आर को कॉमन निकालेंगे, आर और आर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा x/10 माइनस x/15। हमने आर यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो आर बाहर आ गया इज इक्वल टू 2r। आर से आर कैंसिल हो गया। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आएगा 30 इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास 30। तो 30 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, क्वेश्चन में आएगा 3, या फिर हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं x/10 मल्टीप्लाई 30 माइनस में क्या आएगा हमारे पास x/15 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास 2। तो ये कट जाएगा 10 1 द 10, 10 3 द 30, 15 1 द 15, 15 2 द 30। तो ना क्या, और ये जो हमारे पास 30 है इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 60। तो 3x माइनस 2x कितना होता है हमारे पास x, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास इज इक्वल टू 60। और x हमने क्या माना था स्टार्टिंग में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर। ना ये तो आ गई हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू।
तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ T1 क्या है हमारे पास, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास अब 60 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी हमारे पास यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 10 वन द 10, 10 6 द 60, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आवर। ऐसे हम यहाँ पे T2 की निकाल लेते हैं। नाउ T2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, T2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर ओवर 15 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 15 वन द 15, 15 फोर द 60, तो T2 कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 4 आवर। नाउ अब देखो, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, मान के चलो कि हमारे पास कोई डिस्टेंस है यहाँ पे, और 2 PM पे हमें यहाँ पे पहुँचना है, और हमें यहाँ पे स्पीड बताई है। स्पीड कितनी है यहाँ पे हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2 PM पे हमें पहुँचना है, तो उसके लिए हमें कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 6 आवर। कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे हमें 6 आवर। तो इसका मतलब है कि 6 आवर का टाइम लग रहा है, 6 आवर लग रहे हैं टोटल यहाँ पे तक पहुँचने के लिए। तो इसका मतलब जो जब चलना शुरू किया होगा तो उस समय टाइम क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 8 AM, तब टाइम क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 8 AM। ना अब यहाँ पे पूछा है कि एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रैवल। अब कितनी स्पीड से उसे चलना चाहिए कि वो ए पॉइंट पे 1 बजे पहुंच सके। अब देखो 8 से 2 तक कितना टाइम आ रहा है 6 आवर। अब मुझे कितने बजे पहुंचना है, एक बजे पहुंचना है। तो 8 बजे चलना शुरू करेंगे हम। तो ये आ गया 8 AM से हमने चलना शुरू किया, तो 1 PM पे यहाँ पे हमने पहुँचना है। तो 8 से 2 तक 6 आवर का टाइम लग रहा है, और 8 से 1 तक पहुँचने के लिए टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आवर ना। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है स्पीड। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हमारे पास 60 किलोमीटर, और टाइम कितना आ गया हमारे पास अब यहाँ पे 5 आवर। नाउ कैंसिल आउट करेंगे हम यहाँ पे, 5 वन द 5, 5 12 द 60, तो स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 12 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें बिंदु ए पर 1 बजे तक पहुंचना है तो हमें कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 12 किलोमीटर पर आवर। Next question. A can lay railway track between two given stations in 16 days, and B can do the same job in 12 days with the help of C. They did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in how many days? A दो दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 16 दिनों में बिछा सकता है। बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने काम को केवल 4 दिनों में पूरा कर दिया। तो सी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा या पूरा कर सकता है, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल वर्क इज इक्वल टू जो जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं, उन सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 16, 12 एंड 4। इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 48, और जो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आता है वही क्या होता है हमारे पास टोटल वर्क, और वर्क के जो यूनिट होते हैं उसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 48 यूनिट। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, वन बाय वन ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। नाउ तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कितने दिनों में वो काम को खत्म कर रहा है अकेला। तो एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी हमारे पास 48 यूनिट डिवाइडेड बाय 16 डेज। 16 वन द 16, 16 थ्री द 48। तो एफिशिएंसी ऑफ ए आ गई हमारे पास 3 यूनिट पर डे। तो मीन्स ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। ऐसे हम बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ बी क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल वर्क हमारे पास 48 यूनिट डिवाइडेड बाय बी कितने दिनों में काम को खत्म करा है, 12 दिनों में, तो 12 डे।
12 वन द 12, 12 फोर द 48। तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 यूनिट पर डे। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक दिन में बी कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। नाउ अब बोला कि विद द हेल्प ऑफ सी, तो ये तीनों मिलके कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं, 4 दिनों में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम टोटल एफिशिएंसी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी, तो आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना हमारे पास 48 यूनिट, और तीनों मिलके कितने दिनों में काम को खत्म करें, 4 दिनों में। तो ये आ गया 4 डे, 4 वन द 4, 4 12 द 48, तो इज इक्वल टू 12 यूनिट पर डे। मीन जब वो तीनों एक साथ काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 12 यूनिट वर्क कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ सी फाइंड करनी है। अब मुझे ए की एफिशिएंसी पता कितनी है, बी की एफिशिएंसी पता कितनी है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, तो ये हमारे पास 3 यूनिट पर डे, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास यहाँ पे 4 यूनिट पर डे, प्लस सी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता तो सी लिखा रहने दिया, इज इक्वल टू, तो ये तीनों मिलके 48 यूनिट, इन तीनों की एफिशिएंसी किसके इक्वल आ रही है हमारे पास, 12 यूनिट पर डे के इक्वल। ना अब यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ सी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 + 4 कितने होते हैं, 7। तो उधर जाके 12 में से 7 माइनस हो जाएंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12 यूनिट पर डे माइनस 7 यूनिट पर डे, तो आगे हमारे पास इज इक्वल टू 5 यूनिट पर डे। तो सी की एफिशिएंसी क्या आगे हमारे पास, सी एक दिन में कितने यूनिट काम को खत्म करेगा, 5 यूनिट को। अब यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि सी अकेले 48 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कि कितने डेज में या कितने आवर में उसको खत्म करेगा। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू, टोटल वर्क हमारे पास 48 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई हमारे पास, 5 यूनिट पर डे। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास 9 होल 3/5, तो आएगा हमारे पास आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में डेज। तो जो हमारे पास सी है वो अकेले 48 यूनिट काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, 9 से 3/5 दिन में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do it for rupees 3,200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? A अकेले एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, B अकेले 8 दिनों में। A और B ने इसे 3200 रुपये में पूरा करने का बीड़ा उठाया। सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया। सी को कितना भुगतान किया जाना है ये हमने फाइंड करना है। तो ना इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे टोटल वर्क नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट। लेट टोटल वर्क को मैं TW से लिख रहा हूँ, टोटल वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए का 1 डे वर्क निकालेंगे, बी का 1 डे वर्क, और फिर ए बी एंड सी इन तीनों का 1 डे वर्क निकालेंगे। तो ए का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, वो लिख लेते हैं यहाँ पे, ए 1 डे वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना हमारे पास 1 यूनिट, और ए अकेले कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है, 6 डेज में। ऐसे हम बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, तो बी 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1 डे वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क हमारे पास 1 यूनिट, और बी कितने दिनों में खत्म कर रहा है इस काम को, 8 डेज में, तो डिवाइडेड बाय 8 डेज। और ऐसे हम क्या करेंगे, इन तीनों का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, ए बी सी की हेल्प से काम को खत्म करें, तो ए बी प्लस सी, तो इन तीनों का 1 डे वर्क, ए बी सी 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, जब ये तीनों ए और बी सी की हेल्प से 1 यूनिट वर्क करें तो वो कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं, 3 डेज में। तो आगे हमारे पास 1 यूनिट डिवाइडेड बाय 3 डेज, ये आ गया इन तीनों का 1 डे वर्क। नाउ अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, सी का 1 डे वर्क, सी का
वर्क हमने फाइंड करना है कि सी एक दिन में ए सी एक यूनिट काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, या फिर सी एक दिन में कितना वर्क करेगा, कितने यूनिट वर्क को कंप्लीट करेगा। नाउ तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब मुझे ए का वन डे वर्क पता चल गया कितना, बी का भी पता चल गया। नाउ ए और बी की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूंगा और सी का वन डे वर्क निकालूंगा। तो क्या आएगा, ए का वन डे वर्क क्या आ गया मेरे पास 1/6 प्लस बी का कितना आ गया 1/8 प्लस सी का मुझे नहीं पता तो 1/c लिख दिया मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू। और जब ये तीनों एक साथ काम कर रहे थे तो इनका वन डे वर्क कितना आया 1/3। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो आगे यहाँ पे 1/3। नाउ मैंने यहाँ पे यूनिट डिवाइडेड बाय डे ये नहीं लिखा है क्योंकि एक यहाँ से भी कॉमन लूंगा, मैं यहाँ से भी कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट में यूनिट डिवाइडेड बाय डे, और यहाँ पे भी क्या आएगा यूनिट डिवाइडेड बाय डे, तो यूनिट डे से यूनिट डे कट जाएगा। नाउ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 8 और 6 8 का एलसीएम लेंगे, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्या आ जाएगा मेरे पास 1/c इज इक्वल टू 1/c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1/3 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पे 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/6 लिख लो, या फिर 1/6 प्लस 1/8 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऐड ही करना है। ठीक है, तो इसको हमारे पास सोल्व करने के बाद फाइनल में हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट वो लिख लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 1/3 माइनस इसका एलसीएम लिया और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/24। ना फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/24। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया सी का वन डे वर्क निकाल लिया। तो सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, या फिर सी वन यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा 24 डेज में खत्म करेगा। ना तो ये आगे हमारे पास सी का वन डे वर्क। ना तो यहाँ से हमने क्या करना है, अब रेशो निकाल लेते हैं इन सभी की। तो रेशो और क्या बताया यहाँ पे ये तीनों काम कर रहे हैं, पहले तो दो कर रहे थे ए और बी, तो इन्होंने क्या किया काम को खत्म करने के लिए 3200 रुपये चार्ज किए, बट फिर इन्होंने क्या किया सी की हेल्प भी ली। अब हमने सी का पोर्शन फाइंड करना है कि सी को ये कितने रुपए देंगे, तो नाउ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो आएगा हमारे पास 1/6 रेशो 1/8 रेशो सी का कितना आ गया 1/24 इज इक्वल टू कितने रुपए मिलेंगे 3200। हमने क्या करना है यहाँ पे सी का पोर्शन फाइंड करना है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो से पहले यहाँ पे इन सभी के एलसीएम को बराबर करेंगे। तो एलसीएम बराबर करने के लिए 6 8 और 24 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 24। अब मुझे 1/6 को क्या करना है 24 के इक्वल करना है, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/24। ऐसे फिर मैं क्या करूंगा बी को इक्वल करूंगा तो क्या आएगा 1/8 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये कितना आ गया 3/24। और सी तो हमारे पास पहले से कितना है 1/24। तो नो अब इसको मैं लिख लेता हूँ फर्दर इंप्लाइज दैट, ये आगे मेरे पास 4/24। फिर रेशियो में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 3/24, 3/24। फिर हमारे पास रेशियो में क्या आएगा आगे 1/24, 1/24। ना यहाँ तक ये क्लियर हो गया ना। अब हमने क्या करना है फाइनली इसको कैंसिल आउट करके लिखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ गया 4:3:1 इक्वल टू 1/10। टोटल पार्ट कितने, सॉरी टोटल पार्ट कितने हो गए हमारे पास 7, 4 + 3 7 और 7 + 1 8, तो टोटल पार्ट्स आए हमारे पास 8, तो ये आ जाएगा 1/8, 1/8 मल्टीप्लाई में 3200, तो 8 1 द 8, 8 4 द 32 और आगे साथ में 20, तो सी का शेयर कितना आ गया इज इक्वल टू 400 रुपीज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A has deposited a sum of rupees 20,000 in post office for a period of 5 years with simple interest 7.2% per annum. Interest is payable annually, but A did not take the interest till maturity.
What would be the maturity value ए विल गेट आफ्टर 5 ईयर। ए ने डाकघर में 5 वर्ष की अवधि के लिए 7.2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 20,000 रुपये जमा किए। ब्याज वार्षिक रूप से देय है, लेकिन ए ने परिपक्वता तक ब्याज नहीं लिया। 5 वर्ष बाद ए को परिपक्वता राशि क्या मिलेगी, ये हमने फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना है, टाइम भी दिया हुआ हमें, और यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कितना हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे हमारे पास 20,000, रेट है यहाँ पे 7.2% और टाइम कितना है यहाँ पे 1 ईयर, क्योंकि जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 ईयर के ऊपर लग रहा है। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास, तो 7.2 है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देते हैं इसे 20,000 मल्टीप्लाई 72/100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 72, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1440। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। नाउ अब 5 साल तक कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टोटल इंटरेस्ट कितने साल के लिए निकालना है अब हमने, 5 ईयर के लिए निकालना है। तो क्या रहेगा, टोटल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 1440 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.027। तो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया 7,200। कितना आ गया हमारे पास 7,200। तो ये आ गया हमारे पास 5 ईयर का टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7,200 रुपीज। ये आ गया हमारे पास 5 ईयर का टोटल इंटरेस्ट। नाउ अब 5 साल के बाद उसे टोटल कितना अमाउंट मिलेगा ये हमने फाइंड करना है। तो ये पूछा हुआ कि ए विल गेट आफ्टर 5 ईयर, तो मैच्योरिटी के बाद उसे कितने रुपए टोटल मिलेंगे हमने फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैच्योरिटी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वो लिख लेते हैं मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, या फिर टोटल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास, कितने रुपए जमा करवाए थे हमने 20,000 प्लस टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 5 ईयर का, तो आ गया हमारे पास 7,200 इज इक्वल टू, तो टोटल 5 साल के बाद कितने रुपए मिलेंगे 27,200 रुपीज। तो आगे हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर मिक्सेस 26 kg of rice at 20 rupees per kg with 30 kg of rice of other variety at rupees 30 per kg and sell the mixture at 30 rupees per kg. His profit percentage what? एक व्यापारी 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 26 किलोग्राम चावल को 36 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अन्य किस्म के 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाता है और मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब देखो 26 kg राइस प्लस 30 kg राइस, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल 56 kg। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीसीपी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 56 kg राइस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास। अब देखो जो हमारे पास 26 kg राइस है, तो उसे 26 kg राइस है, तो 1 kg का प्राइस कितना है 20 रुपीज। तो 26 का क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 26 मल्टीप्लाई 20 प्लस जो हमारे पास अदर राइस है वो 30 kg, तो 1 kg का प्राइस है 36। तो 30 kg का कितना आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई
30 मल्टीप्लाई 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस। तो इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आ गया 520 प्लस 30 मल्टीप्लाई 36, तो आ गया हमारे पास 180। तो ऐड किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 1600 रुपीज। कितना आ गया 1600 रुपीज ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 56 kg राइस का आएगा टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 56 kg राइस इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो 56 kg राइस है, अब उसको वो जो हमारे पास मिक्सचर मिला उसे कितने रुपीज के हिसाब से बेचा, 30 रुपीज पर kg। तो मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू, तो आएगा हमारे पास 1680 रुपीज। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 1680 माइनस कॉस्ट प्राइस है हमारे पास यहाँ पे 1600, तो प्रॉफिट हो गया हमारे पास 80 रुपीज का ना। अब हमने निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉफिट हो गया हमारे पास 80 का, कॉस्ट प्राइस है 1600 मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारे पास 8 एंड 80, 8 टू द 16, 2 1 द 2, 2 5 द 5, तो 2 5 द 10, तो आएगा हमारे पास 5%। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 5। तो 5% देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A works twice as fast as B. If we can complete a work in 12 days independently, the number of days in which A and B can together finish the work in dash. A B से दुगनी तेजी से काम करता है। यदि B स्वतंत्र रूप से एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें रेशो ऑफ रेट दिया हुआ है किसका, वर्किंग का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेशो ऑफ रेट, रेशो ऑफ रेट ऑफ वर्किंग, रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी। तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो कितने दिया, बोला जो ए है वो क्या कर रहा है, बी से 2 गुना जल्दी काम कर रहा है, तो आएगा हमारे पास 2:1 ना। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ टाइम टेकन, तो आएगा रेशियो ऑफ टाइम टेकन। देखो अब रेशियो क्या होगी हमारे पास, उसका उल्टा होगा। देखो जो काम जल्दी कर रहा है वो टाइम क्या ले रहा होगा, कम, और जो काम लेट कर रहा है वो टाइम क्या ले रहा होगा यहाँ पे, जल्दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, रेशियो क्या आ जाएगी 1:2 ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो बी 1 डे वर्क क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 डे वर्क इज इक्वल टू, तो आ जाएगा हमारे पास 1/12, क्या आ जाएगा 1/12। अब बोला ना जो बी है वो इंडिपेंडेंटली कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 12 दिनों में। तो जो वर्क है वो हमारे पास क्या है 1 यूनिट, और कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है, 12 डेज में, ठीक है ना। अब यहाँ नेक्स्ट हमने क्या निकाला है, अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो एज 1 डे वर्क किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, तो देखो अगर वो 12 दिनों में काम को खत्म कर रहा है डी अकेला, तो ए कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, 1/6 डेज। कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, 1/6 डेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, ए एंड बी का 1 डे वर्क। तो क्या ए प्लस बी 1 डे वर्क, तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, तो आएगा 1/6 प्लस 1/12। तो दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 12। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2, 2 1 द 2 प्लस 12 को 12 से डिवाइड किया तो कितना है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 2 + 1 कितना हो गया 3/12, 3 1 द 3, 3 4 द 12। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, या फिर तो ये आ जाएगा हमारे पास
वो क्या करेंगे, 1 यूनिट काम को खत्म करेंगे कितने दिन में, 4 दिन में। तो हमने यही फाइंड करना था कि वो दोनों मिलकर 1 यूनिट काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो हमारे पास आ गया कितना, 4 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये जो हमारे पास ऊपर वाला नंबर है इसे हम बोलते हैं यूनिट, जो कि क्या है हमारे पास वर्क, ठीक है। और ये जो नीचे डिवाइड में 4 है ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ डेज। तो 1 यूनिट को दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर रुपीज 18,700, the owner lose 15%. At what price must that plot be sold in order to gain 15%? जब एक प्लॉट को 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। 15% लाभ कमाने के लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ना। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस प्लॉट का नहीं पता, ठीक है। और ना ही तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस प्रॉपरली पता है कितना है। तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100%। हमने कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया, 100%। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितने का लॉस हो रहा है, 15% का। तो 100 - 15 तो कितना आ गया हमारे पास, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास 85%। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास, 85%। ना, अब ये जो हमारे पास 85% है वो किसके इक्वल आ रहा है, 18,700 के इक्वल ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो आ जाएगा 18,700 डिवाइडेड बाय 85, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 220 के इक्वल। तो 1% की वैल्यू आ गई 220। तो ऐसा अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 220 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, तो आ गया मेरे पास 22,000 रुपीज। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 22,000 रुपीज। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे हमारे पास। अब सेलिंग प्राइस भी हमें कैसे निकालना है कि उसे हमने क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है कितना, 15%। तो उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो याद आएगा हमारे पास 15% प्रॉफिट होना चाहिए। तो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो याद आएगा हमारे पास 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमें ये भी लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। नाउ वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास यहाँ पे 22,000 रुपीज। नाउ तो अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखो प्लस में क्या है हमारे पास 15%। तो 15/100 मल्टीप्लाई 22,000 रुपीज। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 220 मल्टीप्लाई 15। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये निकाल लेते हैं। 15 0 तो 0, 15 2 30 जीरो, और 3 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कैरी, 15 2 30 प्लस 3 कितना हो गया 33, तो आ गया 3,300। तो 22,000 में हम ऐड कर देंगे कितना, प्लस 3,300। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, लिख देते हैं यहाँ पे 3,300। तो ये आ गया हमारे पास ऐड करके 0 0 5 0 0 3, फिर हमारे पास आएगा 5 और यहाँ पे आ गया 25,300 रुपीज। तो आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 25,300 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1,920 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for rupees 1,280. At what price should the article be sold to make 25% profit? एक वस्तु को 1920 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमने प्रॉफिट अर्न करना है 25%, कि 25% हमें प्रॉफिट हो तो हमें उससे किस प्राइस पर बेचा जाना चाहिए वो हमने फाइंड करना है ना। तो पहले तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट
कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हमने कितना मान लिया, एक्स रुपीज। नाउ तो अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1920, वो किसके इक्वल आ रहा है, जितना लॉस हुआ उसे कितने पे बेचने के लिए, 1280 रुपए के, वो उसके इक्वल आ रहा है। नाउ तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे हमारे पास, सेलिंग प्राइस है 1920, और कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे हमारे पास, एक्स। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया, 1920 माइनस एक्स। नाउ अब दूसरा केस, अब दूसरे केस में क्या बोला हो, हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस। नाउ तो लॉस निकाल लेते हैं यहाँ पे। लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, वो हमने क्या माना हो, एक्स। और सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे हमारे पास, 1280। ना ये हमारे पास दो कंडीशन आई ना। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जितना हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ रहा है, जितना उसे बेचकर हमें लॉस हुआ ना। तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। तो देखेंगे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे। तो आगे हमारे पास प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, यही होता है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। और ये किसके इक्वल हो रहा है, लॉस परसेंट के इक्वल। तो लॉस परसेंट का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब देखो 100% से 100% कट जाएगा, कॉस्ट प्राइस से यहाँ पे क्या कट जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कट जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, 1920 माइनस एक्स, और लॉस कितना आ गया हमारे पास, एक्स माइनस 1280। नाउ अब इससे हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ये एक्स हमारे पास किस चीज का है, माइनस का, और उधर वो जो हमारे पास एक्स है वो किस चीज का है, प्लस का। तो ये एक्स को हम इधर ले आते हैं, तो ये भी किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। ना तो ये आ गया माइनस एक्स, पहले से था, ये एक्स भी इधर आके क्या हो गया, माइनस का, इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 1280, ये भी माइनस का है, और ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 1920 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ना माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो ये आ गया माइनस के हमारे पास 2x इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, पर साइन किसका रहेगा, ये माइनस का। तो इसे ऐड किया, ये आ गया 3200, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 1600 ना। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, वो क्या आ गया हमारे पास, 1600 रुपीज ना। अब हमने एक्चुअल में यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अब बोला कि हमें इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए कि ताकि 25% हमें प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट। ना कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 1600 रुपये, प्लस प्रॉफिट भी तो इसी के ऊपर होगा, कितना प्रॉफिट होगा, 25%। तो 25% निकाल लेते हैं हम किसका, 1600 का। तो 25/100 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1600, दो जीरो से दो जीरो कटिए, तो ये आ गया हमारे पास 1600 जमा 25, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 400। तो 1600 में 400 ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 2000 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 2000 रुपये। अगर हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए, 25, तो हमें इसे कितने में बेचना पड़ेगा, 2000 रुपये में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pupil's marks were wrongly entered as 83 instead of 63. Due to that, the average marks for the class got increased by half. The number of pupils in the class is dash, ये हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, ये हमने पता करनी है ना। तो हमें तो यहाँ पे पता ही नहीं कि कितने बच्चे हैं क्लास में, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एक्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लेट नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एक्स ना। अब क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास, एवरेज इंक्रीमेंट कितना हो गया, हाफ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज कितनी बढ़ गई यहाँ पे, एवरेज इंक्रीमेंट
कितना हो गया हमारे पास, हाफ बढ़ गई, किसके ऊपर बड़ी होगी, जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ गया हमारे पास x/2। नाउ अब यहाँ पे जो हमारे पास x/2 एवरेज जो है ये किसके इक्वल है, x/2 इक्वल टू, अब हुआ क्या, 63 टाइप करने थे उसके मार्क्स, बट कर कितने दिए, 83। तो ना यहाँ पे हम लिख लेते हैं 83 कितने से बड़ा, तो 83 माइनस 63। ना 83 में से 63 गए तो कितना बच गया, x/2 इज इक्वल टू, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 20। नाउ तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे हम, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई टू, ये टू उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास, 40। नाउ तो x इज इक्वल टू 40, तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारे पास, 40। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question. In a certain school, 20% of students are below 8 years of age. The number of students above 8 years of age is 2 by 3 of the number of students of 8 years of age, which is 48. What is the total number of students in the school? एक निश्चित स्कूल में 20% छात्र 8 वर्ष से कम आयु के हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 8 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का 2/3 है, जो 48 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स, लेट टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या क्या बताया, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 केस है। 3 केस इन द सेंस मतलब कि हम इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला हमें क्या बताया कि हमारे पास यहाँ पे 8 ईयर से कम बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है वो निकाल लेते हैं। 8 ईयर लेस स्टूडेंट कितने, 8 ईयर लेस है हमारे पास इज इक्वल टू 20%, कितने 20%, तो 20% किसके आएंगे हमारे पास, एक्स के, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20% ऑफ एक्स, तो हमारे पास ये आ गया 20/100 मल्टीप्लाई एक्स विच इज इक्वल टू x/5। तो 8 ईयर लेस स्टूडेंट की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, x/5। और 8 ईयर जिनकी एज 8 ईयर है वो स्टूडेंट कितने हमारे पास यहाँ पे, 48। तो 8 ईयर जिनकी एज कितनी है, 8 ईयर, वो कितने हमारे पास, 48 ना। और थर्ड में हमें क्या बताया कि जो 8 ईयर से अबव है, जो 8 ईयर से क्या है, अबव, 8 ईयर अबव, वो कितने यहाँ पे हमारे पास, तो वो हमारे पास 2/3 है किसके, जिनकी एज क्या है, 8 ईयर, तो 2/3 ऑफ 8 ईयर स्टूडेंट विद कितने हमारे पास वो, 48। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा, 16, 16 टू कितने हो गए, 32, क्या आ गया हमारे पास 32। नाउ हमने क्या निकालना है, टोटल स्टूडेंट निकालने। नाउ तो अगर मैं इन तीनों का सम करूंगा तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के इक्वल। नाउ तो मैं निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास x/5 प्लस 32 प्लस 48 इज इक्वल टू एक्स। नाउ तो x/5 को मैं उस तरफ ले जाता हूँ राइट हैंड साइड, तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा मेरे पास 32 प्लस 48 कितने होते हैं, 80 इज इक्वल टू x माइनस x/5। तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5x माइनस एक्स, तो आ गया मेरे पास 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 4x, 4 से कट जाएगा कितना आ जाएगा, 100। तो इम्प्लाइज दैट x कितना आ गया हमारे पास, 100। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए, 100। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 100 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a library has an average of 510 visitors on Sunday and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is what? एक लाइब्रेरी में रविवार को औसतन 510 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 240। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या है, ये हमने पता करना है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें एक बात बताई है कि जो हमारे पास मंथ शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ, संडे से। तो अगर जो हमारा मंथ है वो संडे से शुरू हो रहा है, तो उस मंथ में हमारे पास टोटल कितने संडे होंगे, 5 संडे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे मंथ स्टार्ट विद संडे, मंथ स्टार्ट विद
संडे। सो देयर विल बी कितने संडे होंगे हमारे पास टोटल? 5 संडे। तो देयर विल बी देयर विल 5 संडे। तो हमारे पास अदर डे कितने बचे यहाँ पे हमारे पास? 25। तो लिख लेते हैं यहाँ पे अदर्स डे क्या आ जाएंगे हमारे पास? इज इक्वल टू 25। नाउ हमें यहाँ पे बताया कि संडे वाले दिन कितने विजिटर आ रहे हैं? 510। तो यहाँ पे हमारे पास कितने संडे है? 5 संडे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ विजिटर इन 5 संडे। नंबर ऑफ विजिटर इन 5 संडे इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे? यहाँ पे हमें एवरेज बताया कि एवरेज जो हमारे पास संडे थे, ठीक है, उनमें कितने विजिटर आ रहे हैं? एवरेजली 500 है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 संडे। तो 5 संडे में कितने जो हमारे पास पर्सन है वो कितने विजिट किए होंगे तो वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 510 510 मल्टीप्लाई 5 संडे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर? क्या आ जाएगा हमारे पास? 2550। 2550 विजिटर। तो ना अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि जो हमारे पास अदर डेज बचे, नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन अदर संडे, ऑन अदर डे, ऑन अदर डेज इज इक्वल टू, तो एवरेज क्या है उनका? तो वह हमारे पास यहाँ पे 240। ना तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 240 मल्टीप्लाई 25। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 6000 विजिटर। ना अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? एवरेज इज इक्वल टू, तो आएगा हमारे पास नंबर ऑफ विजिटर इन 5 संडे प्लस नंबर ऑफ विजिटर ऑन अदर डे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2550 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय, और टोटल डेज कितने हमारे पास? 30। तो डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8550 डिवाइडेड बाय 30। जीरो से जीरो कैंसिल, तो 3 वन द 3, 3 को हम 285 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एंड 855। तो हमारे पास आंसर आ गया 285। तो एवरेज विजिटर कितने आ जाएंगे हमारे पास एक मंथ के या 30 दिन के? 285। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन कवर अ certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in one whole 2 by 3 hours, it must travel at a speed of what? एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। एक से ही 2/3 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा करनी होगी? ना तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो मान लेते हैं लेफ्ट डिस्टेंस भी इज इक्वल टू एक्स। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमने कितना मान लिया? एक्स। और हमें यहाँ पे स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी दी हुई है? 240 किलोमीटर पर आवर ना। और यहाँ पे हमें टाइम कितना दिया हुआ है? तो टाइम भी बताएगा। टाइम है यहाँ पे हमारे पास 5 आवर ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस हमारे पास एक्स इज इक्वल टू स्पीड हमारे पास कितनी आएगी? 240 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास यहाँ पे 5 आवर। आर से आर कट जाएगा, 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आएगा हमारे पास 1200 किलोमीटर। क्योंकि अब डिस्टेंस के जो यूनिट होते हैं वो किस में होते हैं? किलोमीटर में। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया साथ में? किलोमीटर। ना अब बोला कि हमारे पास सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हमारे पास? सेम, और कितने टाइम में कवर हो रहा है? एक से ही 2/3 आवर में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर, और टाइम हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक से ही 2/3 आर। ना इसको हम क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5/3 आर। ना अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है? स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? यहाँ पे स्पीड होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस आ गया हमारे पास 1200 किलोमीटर, और टाइम कितना आ गया? 5/3 आर ना।
तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे। तो आएगा हमारे पास 1200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 5 आर, और जो नीचे डिवाइड में 3 है ऊपर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। नाउ 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 524 दो कितने होते हैं 120, और जीरो एज इट इज आ जाएगी। तो 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 720 किलोमीटर पर आवर। तो आ गई हमारे पास स्पीड। तो 720 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम क्या करेंगे 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे 5/3 आवर में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।